बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10th बुक की चैप्टर नंबर 1 तारीख़ पाकिस्तान का मुतालिया कर रहे हैं और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि उसके अंदर हमारा अगला टॉपिक जो है वो जनरल ज़िया उल हक़ का दौर हुकूमत है। जनरल ज़िया उल हक़ का दौर हुकूमत बेसिकली 1977 से लेकर 1988 तक है। तकरीबन 11 साल ये बनते हैं और इन 11 सालों के अंदर जनरल ज़िया उल हक़ साहब ने जो कुछ किया तो वो हमारी तारीख का एक बहुत अहम बाब है। अब जनरल ज़िया उल हक़ साहब जो है उनको अगर ज़्यादातर याद रखा जाता है तो वो किस लिए याद रखा जाता है? क्योंकि उनके दौर के अंदर अफगान जिहाद हुआ था। रशियन फोर्सेस जब आई अफगानिस्तान के अंदर और सोशलिज्म को तवालत देते हुए वो यहाँ आ रहे थे और रशिया और अमेरिका की एक दूसरे के साथ जो जंग छिड़ी हुई थी उस जंग का हरा दस्ता जो है वो पाकिस्तान था और पाकिस्तान के जरिए रूस को उन्होंने शिकस्त दी और रूस को फिर टोटे टोटे कर दिया। तो उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सारे फंड्स भी मिले, ठीक है। और अफगान जिहाद एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जनरल ज़िया उल हक़ इस काबिल रहे कि वो अपने दौर को तवालत दे सकें, एक लंबी टाइम के लिए जो है वो इक़्तिदार के ऊपर काबिज रह सकें। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके पाकिस्तान के ऊपर दूर रस असरात भी हुए फिर और आज तक हम उन चीज़ों को भुगत रहे हैं। अलबत्ता हुआ कैसे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से हुकूमत लेने के बाद 1977 के अंदर 5 जुलाई 1977 को ज़िया उल हक़ साहब ने इक़्तिदार संभाला। जब इक़्तिदार संभाल लिया इन्होंने तो इक़्तिदार इन्होंने इसलिए नहीं संभाला कि मैं यहाँ पर हुकूमत करूंगा। आवाम को इन्होंने कहा कि मैं विद इन 90 डेज, ठीक है, 90 डेज यानी 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात करवाऊंगा। आम इंतखाबात, अब आम इंतखाबात का मतलब होता है जनरल इलेक्शन। जिस तरह भी 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए पूरे मुल्क के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर प्रोविंशियल असेंबलीज के, नेशनल असेंबलीज के अरकान जो है वो मुंतखब होकर असेंबलीज में जाते हैं, इनको जनरल इलेक्शन कहते हैं, आम इंतखाबात कहते हैं। तो 5 जुलाई 1977 को जब हुकूमत संभाली ज़िया उल हक़ साहब ने तो इन्होंने कहा कि मैं विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाऊंगा, ठीक है। अब जब 90 दिन पूरे हो गए, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना जब आया, ठीक है, तो अक्टूबर के अंदर इन्होंने इंतखाबात मुलतवी कर दिए। और क्यों मुलतवी कर दिए? इन्होंने कहा कि पहले हम एहतिसाब करेंगे, एहतिसाब सियासतदानों का करेंगे। तो ये फौजी थे, ठीक है। तो जो सियासतदान पहले यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, यानी ज़िया उल हक़ सबसे पहले जो हुकूमत कर रहे थे, पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी, पहले हम उनका एहतिसाब करेंगे कि उन्होंने क्या चोरी की, क्या नहीं की, कैसे पाकिस्तान के पैसे ज़ाया किया। उस एहतिसाब के बहाने के ऊपर इन्होंने इंतखाबात को दोबारा मुलतवी कर दिया, ठीक है। और एहतिसाब हमेशा ही सियासतदानों का होता रहा है। कभी जितने भी जनरल आए हैं, ठीक है, या जितने भी हमारे डिक्टेटर्स आए हैं, उनका कभी एहतिसाब जो है वो पूरी तरह से हो नहीं पाया। तो एहतिसाब के बहाने के ऊपर इन्होंने इंतखाबात को मुलतवी कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद मार्च 1978 को, क्योंकि इंतखाबात तो आखिरकार इन्होंने करवानी थे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड भी सेट करना था, ठीक है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड अपने लिए बराबर करनी थी ताकि जिसके अंदर ये अपनी मर्जी की नताइज हासिल कर सकें। तो जब तक भुट्टो जिंदा रहता तो सियासत के अंदर पीपल्स पार्टी जो है उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों के अंदर अपनी काफी जगह बना ली थी। तो मार्च 1978 के अंदर भुट्टो को फांसी की सजा दे दी गई, ठीक है। और फांसी की सजा किस लिए दी गई? क्योंकि एक शख्स जो है, ठीक है, उसको जब कत्ल हो गया, ठीक है, उसका, जिस तरह अभी पिछले दिनों आप लोगों को पता है कि बलूचिस्तान के अंदर एक कत्ल हुआ था, ठीक है, और उस कत्ल का इल्जाम इमरान खान के सर के ऊपर डाल दिया गया था, लेकिन चूंकि उसके खानदान के अपने लोगों ने उसको जो है डिनाई कर दिया और उन्होंने कोई और जो है उसके अंदर नामजद किया हुआ था और सोशल मीडिया की पावर की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से वो चीज उस तरह उसको मैनिपुलेट नहीं कर सके। तो इसी तरह बिल्कुल जो है भुट्टो साहब को जो है एक फांसी की सजा एक कत्ल के जुर्म में दी गई और कहा गया कि इन्होंने चूंकि उस शख्स को कत्ल किया है या करवाया है जिसकी वजह से इनको सजा देनी चाहिए। और 1979 के अंदर फिर आखिरकार उनको जो है वो फांसी दे भी दी गई और जिसके बारे में आजकल केस भी लगा हुआ है। जुलाई के अंदर 1978 के अंदर, जुलाई के अंदर फिर जब उनको फांसी दे दी गई और ये जाहिर हो गया कि अब इसके बाद भुट्टो साहब को फांसी होगी और उनकी पार्टी जो है वो तकरीबन खत्म हो जाएगी, तो बाकी जो सियासतदान थे उनमें भी थोड़ा डर लगने लगा, ठीक है, कि अब हमें अपनी जात को बचाने के लिए इनके साथ शामिल हो जाना चाहिए। तो सिविल काबीना जो थी माशाल्लाह के अंदर उन्होंने अपना हल्फ उठाया, ठीक है, वजारतें संभाल ली, पावर शेयरिंग हो गई और सितंबर के अंदर फिर ज़िया उल हक़ साहब ने सदर का ओहदा जो है वो संभाल लिया और वो पाकिस्तान के माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर के तौर के ऊपर और प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के अंदर अब काम करने लगे। अच्छा, और जब वो सदर हुए तो सदर पहले तो जो हमारे पास आइन था, ठीक है, उसके अंदर जो इख्तियारात हैं वो सारे वज़ीर आज़म साहब के पास हैं, ठीक है, पार्लिमानी आइन था। इन्होंने सदर का ओहदा संभाल लिया, लेकिन चूंकि माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है, तो उस एज ए माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर ये सारी जो पावर्स थी उनको इख्तियारात जो है उसके इस्तेमाल कर रहे थे और इन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आवाम के अंदर अपनी एक जगह बनाना जो है इतना आसान नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमेशा जब भी फौजी हुकूमत आई है तो उन्होंने हमेशा बल्दियाती इदारों के इंतखाबात करवाए हैं, ठीक है। बल्दियाती इदारे क्या होते हैं? ये जो आपके लोकल लेवल्स के ऊपर जो इदारे होते हैं जिसके अंदर नाजिम होते हैं, यूसी के नाइब नाजिम होते हैं, ठीक है, विलेज काउंसिलर्स वगैरह होते हैं, ये सारे आपके बल्दियाती इदारे होते हैं। तो इनके जरिए आवाम को अपने कंट्रोल में करना, आवाम का होल्ड लेना, आवाम की एक राय अपने पास रखना, इसके जरिए हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब 1979 के अंदर इन्होंने सदारत का ओहदा भी संभाल लिया, इन्होंने अपनी काबीना भी बना ली, ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे इक़दामात भी किए जिसकी वजह से लोगों के अंदर इनका जो है एक इम्पैक्ट पड़े, जैसे कि आम बल्दियाती इदारे जो है इनका इंतखाब है, इसके जरिए आवाम के अंदर इनकी जड़ें जो है वो मजबूत हो जाती हैं। इसके बाद अब इलेक्शन करवाना थे, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद 1979 में फिर भी इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, ठीक है, क्योंकि शायद उस वक्त भी इनको ऐसा लगा कि अभी भी हालात इतने साजगार नहीं है कि इलेक्शन हो और उसके बाद जो है एक ऐसी हुकूमत आए कि ज़िया उल हक़ साहब को हुकूमत से जाना पड़े, ठीक है। फिर आखिरकार 1981 के अंदर इन्होंने जो हमारा आइन था 1973 का,
क्योंकि बार बार ये आ जाता था कि इलेक्शन करवाने चाहिए, आवाम को वो हुकूक मिलने चाहिए, आवाम के हुकूक राय दही की बात करता था, ठीक है, आज़ादी राय हक इजहार की बात करता था कि आप लोगों को आज़ादी होनी चाहिए कि अपनी राय जो है उसका इजहार कर सकें। तो उन्होंने इस आइन को मुअत्तल कर दिया, साइड पर रख दिया कि फॉर द टाइम बीइंग कुछ वक्त के लिए ये आइन जो है ये लागू नहीं होगा। लेकिन चूंकि हालात पाकिस्तान के ऐसे नहीं है जिसके अंदर इस आइन के ऊपर अमल किया जा सके, तो हमें एक ऐसा आइन चाहिए जिसके अंदर हम इस पाकिस्तान के निज़ाम को जो है वो थोड़ा स्पीडी जो है वो रन कर सकें, ठीक है। तो इन्होंने एक अबूरी आइन जो है वो 1981 के अंदर दिया, ठीक है, और 1973 का जो आइन था इसको मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया कि फॉर द टाइम बीइंग ये नाफिजुल अमल नहीं होगा। और उसके बाद 1984 के अंदर 19 दिसंबर 1984 के अंदर सदारती रेफरेंडम हुए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम। रेफरेंडम अब ये चीज होती है कि पहले से ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो तो सदर के ओहदे को संभाले हुए हैं, ठीक है, लेकिन अब इसके बाद वो करते क्या हैं, वो ये करते हैं कि मैं अवाम की राय के मुताबिक फिर से दोबारा से सदर बन जाऊं, क्योंकि पहली मरतबा जब वो सदर बने थे उसके अंदर अवाम की राय तो शामिल नहीं थी। तो इस मतलब वो ये चाहते हैं कि अवाम भी इसका हिस्सा बने और मैं अवाम की राय के मुताबिक सदर बनूं। तो एक रेफरेंडम होता है, एक इस तरह के इलेक्शन होते हैं जिसके अंदर अवाम जो है वो ये कहती है कि ज़ियाउल हक साहब सदर होंगे या नहीं होंगे। तो वो सदारती इंतखाबात जब सारी मशीनरी आपकी हो, ठीक है, सारी चीजें आपके अंदर हो, कंट्रोल आपके अंदर हो, मशीनरी आपकी हो, तो जब वो आप उसको करते हैं तो कभी मैंने ये नहीं देखा कि सदारती रेफरेंडम जो है उसका नतीजा कोई सदर के खिलाफ आया हो, अगेंस्ट आया हो, ठीक है। तो इसके अंदर बड़ी मेजोरिटी से सदर साहब जो है ज़ियाउल हक साहब वो दोबारा से सदर बन गए। और उसके बाद इन्होंने 1985 के अंदर आखिरकार इंतखाबात करवा ही दिए, सदर बने, इख्तियारात अपने पास रखे, जो मेनली पार्लिमानी इख्तियारात जो थे, ठीक है, वो अब ये जो उन्होंने अबूरी आइन दिया था इसके मुताबिक ये सारे इख्तियारात जो है वो प्रेसिडेंट को मुंतकिल कर दिए गए थे, जिसके अंदर 58 भी है, जिसको बाद में पीपल्स पार्टी ने खत्म किया। ये सारे इख्तियारात जो मुल्क चलाने वाले हैं वो सदर के पास आ गए। और 1985 के अंदर फिर 25 फरवरी 1985 यानी अभी जो इलेक्शन हुई, ठीक है, 8 फरवरी 2024 को, ठीक है, आपको डेट याद रखने के अंदर आसानी होगी, ठीक है, इसको जहन के अंदर रखें। 25 फरवरी 1985 के अंदर इंतखाबात हुए। और ये इंतखाबात कैसे हुए, इसके अंदर गैर जुमाती बुनियादों के ऊपर हुए, यानी कोई पीपल्स पार्टी नहीं, कोई मुस्लिम लीग नहीं, कोई दूसरी पार्टी नहीं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो इसके अंदर इलेक्शन लड़ेंगे। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत जाएंगे तो एस्टेब्लिशमेंट उनको बाहुक और बाइक्रुक अपने साथ मिला लेगी और एक काबीना जो है वो बना लेगी, ठीक है। ये इंतखाबात गैर जुमाती बुनियादों के ऊपर हुए। और इन इंतखाबात के नतीजे के अंदर जो अरकान मुंतखब हुए, उन अरकान ने फिर नेशनल असेंबली के अंदर वज़ीर आज़म जिसको मुंतखब किया, ठीक है, तो वो कौन थे, वो मोहम्मद खान जुनेजो थे। अब मोहम्मद खान जुनेजो जो है ये भी सिंध से हैं, जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा जो एग्रीव पार्टी है सिंध का एक बेटा जो है उसको आपने फांसी दे दी, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को, और भुट्टो को उसकी वजह से आवाम के अंदर काफी गम गुस्सा भी है। तो इन्होंने दोबारा से भी जो वज़ीर आज़म मुंतखब किया वो सिंध ही का किया, ताकि उस गम गुस्से को थोड़ा काफी हद तक कम किया जा सके, ठीक है। और ये सारी चीजें कर लेने के बाद आखिरकार फिर 1985 30 दिसंबर को मार्शल लॉ के खात्मे का ऐलान किया ज़ियाउल हक साहब ने। उन्होंने ये ऐलान किया कि अब मार्शल लॉ जो है वो नहीं होगा, क्योंकि मार्शल लॉ होने की वजह से काफी सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी की वजह से प्रेशर्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तो सारे इख्तियारात इन्होंने ले लिए थे क्योंकि ये सदर भी थे, ठीक है, लेकिन सदर होने के साथ साथ अब मार्शल लॉ का टैग जो है वो अपने आप से हटा लिया इन्होंने, ठीक है। हुकूमत बेशक ही चला रहे हो, हुकूमत के ऊपर सारा होल्ड इनका हो, ठीक है, लेकिन अपने ऊपर वो जो वर्दी वाला टैग था, ठीक है, कि हुकूमत जो है वो फौज चला रही है, उस टैग को इन्होंने आखिरकार खत्म करने का ऐलान कर दिया इसके बाद, ठीक है।